नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। और अगर आप इसमें से कम 30 भी प्रश्न को सही करते हो तो यकीन मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो होते हैं ना मेरे भाई, गैमीट जो होते हैं ना, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, युग्मनज जो होते हैं मेरे भाई, जिसे हम इंग्लिश में जाइगोट बता के चलते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि द्विगुणित संरचना के होते हैं। ये बात आपको याद रख के चलना है। अभी का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। यहां पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, आप बताइएगा। अंडाणु जो है मेरे भाई, एग जो है, ये हैप्लॉयड होता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, यहां पे बताइएगा। युग्मनज द्विगुणित होता है, तो आप यहां पे द्विगुणित पूछा गया है तो युग्मनज बता के चलिएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो, क्योंकि इसी चैनल पे आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो प्लीज साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं। तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे भी होते हैं, रंगहीन भी होते हैं। तो बी और सी दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी में दिया गया बी और सी दोनों आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा, चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। प्रतिपादन आएगा तो आप बताइएगा वो किया था लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। किसने मेरे भाई, लेमार्क और यहाँ पे ट्रेवीरेनस आपको याद रखना है। ऑप्शन में तो नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी का जनक हम लोग अरस्तु को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिपादन पूछा गया तो ऑप्शन के अनुसार अगर जाने तो यहाँ पे अरस्तु लगा के चलेंगे। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया था, तो आपको याद रखना है प्रतिपादन जो किया था ना, वो लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लेकिन बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ट्रेवीरेनस नहीं है, ना तो लेमार्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लगा के चलेंगे यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में जो होता है भैया, द्विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। इसी तरह एग्जाम में आ जाता है कि यीस्ट में किसके द्वारा होगा। उसके बाद भैया हाइड्रा में किसके द्वारा होगा। यीस्ट और हाइड्रा दोनों में मेरे भाई किनके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। यह बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल देखो। प्रश्न है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 7 नंबर सवाल आपके सामने है। यहां पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी साथी हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। उसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना
करना है बहुत कम क्वेश्चन को पढ़ के, और एग्जाम में 100% लर्ने की हमारी गारंटी होगी मेरे भाई। तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उतना ही जितना से एग्जाम आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो मेरे भाई जरूर ले लीजिएगा, और आपको हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पे 199 में मिल जाएगा मेरे भाई। कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 1685 नंबर पे, बोलिएगा भैया हमें 199 रुपए वाला नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा मेरे भाई। साथ में हिंदी और इंग्लिश जो है ना, ये हमारे तरफ से मानो बिल्कुल गिफ्ट के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो ये नोट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत कम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ओके चलो देखो यहां पे बताओ, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो कली से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे मेरे भाई 8 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है? स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का जवाब बता दो, वेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं कैसे? वेलिस्नेरिया में होता है जल परागण भैया, तो वेलिस्नेरिया के पुष्प कैसे होंगे? जल परागित होंगे। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे कि पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति कैसी होती है? तो द्विस्तरीय होती है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पराग भित्ति कैसी भैया? द्विस्तरीय होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन है जो तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? तनाव या स्ट्रेस हार्मोन वो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा मेरे भाई। 11 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो हम पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, और जितने साथी शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो मेरे भाई देखिएगा इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो ये अगुणित होती है। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? रेशेदार। यहां पे ऑप्शन नंबर बी बता के चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आया है कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो मैंने बताया भ्रूणपोष जो होते हैं ये त्रिगुणित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्रश्न है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं मेरे भाई वृषण में पाई जाती है। किसमें भाई? वृषण में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में वीर्य को हिमीकृत किया जाता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 17 नंबर सवाल है, ये प्रश्न है कि शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? शुक्रजनक नलिकाओं में मेरे भाई कौन कोशिकाएं पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, और साथ में शुक्राणुजन पाई जाती है। तो यहां पे ए और सी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी बता के चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहां पे प्रश्न है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है किसमें? तो मादा जनन मार्ग में होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने साथी क्लास को लाइक नहीं किए हो प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके जी, आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, तो कर लिया करो ना जी। देखो यहाँ पे क्या है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो आप कहोगे भाई वो तो क्या हो जाएगा, पैपिलोमा विषाणु के कारण होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर एबी वर्ग में एंटीबॉडी या फिर यहां पे एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, या फिर एंटीबॉडी यहां पे बताएंगे कौन सा हो जाएगा, उपस्थित या अनुपस्थित क्या होते हैं? जल्दी से आप लोग बताओ। तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, बात याद रखना है आपको। आइएगा 21 नंबर सवाल है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण भैया त्वचा का अंग हो जाएगा, त्वचा का रंग भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? एलील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी एलील लिख देता है, जो कि इंग्लिश में सीधा यहाँ पे एलील ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नियम है जो एक संकर क्रॉस पर आधारित है? एक संकर क्रॉस पर आधारित, देखो आप क्या बता के चलोगे, जल्दी बताओ। तो विसंयोजन का नियम आधारित है, प्रभाविता का नियम, तो ये दोनों एक ही है मेरे भाई, याद रखना है। अभी का राइट आंसर आपका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, 23 का ऑप्शन नंबर डी लगाना। इसे हम लोग पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम, ये सब याद रखिएगा। एक ही बात है, ऑप्शन डी लगाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन की अवस्था में होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताएंगे मेरे भाई। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि वो जो नोट्स 199 वाला है ना मेरे भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार हो चुका है, तो जरूर परचेज कर लीजिएगा। ऐसे नीचे नंबर दिया गया होगा मेरे भाई, बस उतना को पढ़ लेना ना, उसके बाद देखते हैं कि फिर आप यहाँ पे कितने तेज हो जाते हो और लगेगा कि भैया एग्जाम तो बहुत हल्का है। देखो यहाँ पे है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन कहां पर पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा वहां पे। देखो विभिन्नता का स्रोत क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डिवरीज ने किया था। 27 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक यहाँ पे अणु है। करेक्ट आंसर बी होगा। हाइड्रोफिलिक यानी कि जल से प्रेम करने वाला, जल प्रेमी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों के आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहां पे है कि निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे रहते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है वो सह संयोजक बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं भैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए समान है किसके नाते मेरे भाई? तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि आरएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है? साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 32 नंबर सवाल है कि यूरासिल किससे संबंधित है? यूरासिल आरएनए से संबंधित है। 32 का ए करेक्ट हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए बता के चल रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग भी सही लगा रहे हो। चलो देखो यहां पे प्रश्न है, आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? विच फ्रॉम आरएनए हैज अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर? कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो टीआरएनए की संरचना। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न क्या है? यहां पे बता दो कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरोन मॉडल यहां पे जैकब और मोनोड ने दिया था। ओपेरोन मॉडल जो है मेरे भाई यहां पे बता के चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा और ये प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन सी बताएंगे। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहाँ पे ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जीन का रेगुलेशन हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल का जवाब बता दो। आरएनए, यहाँ पे अंतरण आरएनए के आविष्करण का अर्थ क्या है? अंतरण आरएनए के आविष्करण का जो अर्थ होता है वो सजातीय अंतरण आरएनए से एमिनो अम्ल का जुड़ना होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो ड्रायोपिथिकस जो थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक वनमानुष की तरह थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मेरे भाई सीधी मुद्रा हो जाएगा, द्विनेत्री दृष्टि हो जाएगा और बढ़ती हुई कपाल क्षमता हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी बता के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी कितनी?
जावा कपी मानव की कपाल क्षमता मेरे भाई 900 सीसी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। मेरे भाई अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर करते चलिएगा, जितने साथी अभी भी भूल गए हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारियां जो है कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है? तो आप बताओगे मलेरिया मेरे भाई ये होता है मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण। किनके द्वारा? आप याद रखिएगा, मादा एनोफिलिस मच्छर के, फिलीज लिखो ना, फिलीज यहाँ पे मच्छर के कारण होता है। और ये फाइलेरिया किनके द्वारा होता है? फाइलेरिया होता है यहाँ पे एडीज मच्छर के कारण। किनके द्वारा मेरे भाई? एडीज मच्छर के कारण। तो आप बताओगे भैया यहाँ पे कीट पूछा गया है और यहाँ पे देखो कीट के द्वारा कौन सा होगा? तो कीट ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे ऑप्शन डी बता के चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव होता है? मलेरिया के लिए तो प्रोटोजोआ होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन है जो कुनैन का स्रोत है? कुनैन का स्रोत यहाँ पे सिनकोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है भाई। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें हम लोग एलर्जन कहते हैं। तो 44 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे 45 नंबर सवाल है, एलर्जी के कारण निकलने वाला हिस्टामिन क्या है? तो यहाँ पे मैंने तो बता दिया भाई, सीधे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलर्जी के कारण निकलने वाला जो रसायन है वो हिस्टामिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। गिनते जा रहे हो ना कितना सही हुआ है? लास्ट में अभी पूछेंगे और एक प्रश्न अलग से भी पूछेंगे आपसे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होगा? पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किनके द्वारा भाई मेरे? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। 48 नंबर सवाल है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन में है? तो आप बताओगे भैया यहाँ पे टोटीपोटेंसी यहाँ पे लिखा गया है तो इसे हम हिंदी में पूर्ण सशक्तता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा। कभी कभी टोटीपोटेंसी ऐसे लिख देता है तो ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आ चुका है कि WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का फुल फॉर्म पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूँ अलग से कि इसका हिंदी क्या होता है जानते हो? ये इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। अच्छा ये कब मनाते हैं मेरे भाई? तो इसकी स्थापना पहले याद रखो। इनकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल। यहां पे ये बात याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इनकी स्थापना हुई थी। इसलिए हम लोग प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यहां पे ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 7 अप्रैल को मनाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इनका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है मेरे भाई। कहां है? जेनेवा के कहां पर पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में है। ये सब बात याद रखोगे तभी तो यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो ये आपका राइट आंसर ए होगा। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं भाई मेरे? बताना। विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मना के चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा एक आता है कि भैया विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख दे रहा हूं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं भैया 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? जल्दी बोलो। 1 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा एक और आता है जो इंपॉर्टेंट है, 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू, ये याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। तंबाकू निषेध दिवस।
तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 31 मई को। इसके अलावा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। बायोलॉजी से संबंधित बता रहा हूं, याद रखिएगा आप लोग। ओके मेरे भाई, तो आज के क्लास में मैंने बायोलॉजी का पूरे 50 ऑब्जेक्टिव करवाया, और अगर आप ध्यान से देखे हो ना तो आपको पता चला होगा कि अलग से भी मैंने आपको बहुत सारा प्रश्न बता दिया है। तो मान लो ये 70 से ज्यादा प्रश्न हो गया होगा। तो प्लीज मेरे भाई एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।